हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे हमारा सीआईबी रिटेल बैंकिंग मॉड्यूल बी का यूनिट 8 जो कि क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स के ऊपर है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है तो हम लोग क्रेडिट कार्ड देखते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जो है ये मनी की तरह यूज़ किया जा सकता है अगर आपको किसी भी पेमेंट के लिए कोई ट्रांजेक्शन अगर कंप्लीट करना है तो। और ये क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो नेटवर्क ऑफ पेमेंट सर्विसेज के थ्रू सपोर्टेड होता है, जैसे कि वीज़ा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, रुपे कार्ड। और क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए किसी भी बैंक को आरबीआई की प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है अगर उस बैंक का नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ एंड एबव है। अगर 100 करोड़ के बिलो है तो उसे आरबीआई का अप्रूवल लेना मैंडेटरी होता है। तो नॉर्मली जो कार्ड्स होते हैं फ्रेंड वो 3 तरह के होते हैं। पहला डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड। डेबिट कार्ड जो होता है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है। क्रेडिट कार्ड में आपको एक सैंक्शन लिमिट दी जाती है कार्ड होल्डर को। प्रीपेड कार्ड में जो है जो कार्ड होल्डर होता है वो इन एडवांस जो है जितने वैल्यू का उसने कार्ड लिया हुआ है उतना वैल्यू उसको पे करना होता है। अभी ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड। ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड में क्या है कि क्रेडिट कार्ड में कुछ पार्टीज होते हैं जिसमें कि एक कंप्लीट साइकिल ऑफ ट्रांजैक्शन जो है उसको पूरा किया जाता है। तो नॉर्मली जो पार्टी होते हैं वो 5 इन नंबर्स होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? पहला तो होता है कस्टमर, यानी कि जो कार्ड होल्डर है वो हो गया। उसके बाद रिटेलर, यानी कि जिस जगह से आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हैं या अपना ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसका पॉइंट ऑफ सेल जिसको हम लोग बोलते हैं पीओएस, तो वो हो गया रिटेलर। रिटेलर के बाद आता है द एक्वायरिंग बैंक। एक्वायरिंग बैंक जो होता है फ्रेंड्स वो रिटेलर का ही बैंकर होता है जिसको कि हम लोग एक्वायरिंग बैंक बोलते हैं। फिर होता है द क्लियरिंग नेटवर्क। क्लियरिंग नेटवर्क, यही जो नेटवर्क होता है फ्रेंड्स, यही वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर, मैस्ट्रो, जो अलग अलग स्विच सेंटर हैं उन्हीं को हम लोग क्लियरिंग नेटवर्क बोलते हैं। और फिर हो गया द इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक का मतलब है कि जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसी को हम लोग इशूइंग बैंक कहते हैं, यानी कि ये कस्टमर का जो बैंक हो गया वो हो गया इशूइंग बैंक। तो इशूइंग बैंक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इशूइंग बैंक जो है गिवन क्रेडिट टू द कस्टमर। इशूइंग बैंक जो है उस क्रेडिट कार्ड पे एक लिमिट देता है कस्टमर को जिसको कि क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है बाय नाउ पे लेटर, यानी कि आप अभी परचेज कर सकते हो लेकिन आपको उसमें एक फ्री क्रेडिट पीरियड दिया जाता है जिसके बाद आपको जो है ड्यू अमाउंट पे करना होता है। पेमेंट्स मेड थ्रू द कार्ड और कैश विड्रॉल हैव टू बी रीपेड आफ्टर ए सर्टेन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल्सो विद अ पेमेंट ऑप्शन स्प्रेड ओवर अ पीरियड, यानी कि आपको जो ड्यू पीरियड दिया गया है उसके अंदर ड्यू अमाउंट पे करना होता है। अगर आप उसके अंदर ड्यू अमाउंट नहीं पे करते हैं तो आपको फर्दर जो है टाइम अलाउ किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर आपको कुछ स्प्रेड होता है, यानी कि कुछ इंटरेस्ट या चार्जेस होते हैं जिसके बेसिस पे आपको वो अमाउंट जो है वो रीपे करना होता है। अभी इवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो फ्रेंड सबसे पहले जो कर्टसी कार्ड था, कर्टसी कार्ड इशू किया था ऑयल कंपनीज में, जो कि पेपर से बना हुआ होता था। फर्स्ट बैंक कार्ड इशू किया गया था 1946 में बैंकर जॉन बिगिंस के द्वारा, जिसको कि चार्ज ईट कार्ड बोला जाता था। उसके बाद मॉडर्न क्रेडिट कार्ड जो है वो 1951 में आया, जिसको कि इशू किया फ्रैंकलिन नेशनल बैंक, जो कि न्यूयॉर्क का बैंक था। 1915 में पहला ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट कार्ड जो है वो इशू किया डिनर्स क्लब ने। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड, ये एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद 1966 में एक ग्रुप ऑफ कार्ड इशूइंग बैंक जो है वो क्रिएट किया गया, जिसको कि इंटर बैंक कार्ड एसोसिएशन कहा जाता था। इसी एसोसिएशन को हम लोग मास्टर कार्ड भी बोलते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जिसको कि बैंक अमेरिका सर्विस कॉर्पोरेशन कहते हैं। इसी को हम लोग बाद में वीज़ा के नाम से जानते हैं, यानी कि जो मास्टर कार्ड है वो इंटर बैंक कार्ड एसोसिएशन के बाद फॉर्म हुआ और जो वीज़ा है वो बैंक अमेरिका सर्विस कॉर्पोरेशन के बाद फॉर्म हुआ। इंटर बैंक कॉर्पोरेशन एंड फंड ट्रांसफर, जो ये एसोसिएशन क्रिएट हुआ फ्रेंड, ये एक लूप सिस्टम की तरह काम करता था, जिसमें कि ये इंटर बैंक कॉर्पोरेशन और फंड ट्रांसफर के लिए इस लूप की जरूरत होती थी। तो ये लूप जो है ये 2 तरह का होता था, पहला ओपन लूप और दूसरा क्लोज्ड लूप। तो जब ए सिंगल फॉर्म कैप्चर प्रोसेसेस ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन डेटा, तो इसको हम लोग
क्लोज लूप बोलते थे। यहाँ पे कि सिर्फ एक ही पार्टी जो होता था वो सारे ट्रांजैक्शन जो है उसका पूरा प्रोसेस हैंडल करता था, तो वो क्लोज लूप हो गया। ओपन लूप सिस्टम में, जो कि अभी आजकल वीज़ा और मास्टर भी जो ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हैं वो ओपन लूप के थ्रू होता है, जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ मेंबर जो है वो पार्टिसिपेटेड होते हैं और वो एक दूसरे का डेटा जो है वो शेयर करते हैं। द ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ये जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होता है फ्रेंड, ये सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होता है, जिसमें कि 4 पार्टी होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया, मर्चेंट, एक्वायरिंग बैंक, इशूइंग बैंक एंड कंज्यूमर। और एक जो होता है वो होता है क्लियरिंग नेटवर्क या स्विच सेंटर, जो कि वीजा, मास्टर, मास्टरकार्ड के थ्रू जो है ऑपरेट होता है। अभी कुछ जो है प्राइवेट लेबल कार्ड होते हैं, ये मर्चेंट्स के थ्रू जो है इशू किए जाते हैं, जो कि किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंटल स्टोर या पेट्रोल कंपनीज के थ्रू यूज होते हैं, तो उनको हम लोग प्राइवेट लेबल कार्ड्स बोलते हैं। तो अभी जो क्लियरिंग नेटवर्क में जो मेन प्लेयर्स हैं फ्रेंड, वो है वीजा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और रुपे। लेकिन ये कंपनीज जो है ये कस्टमर को कार्ड जो है वो डायरेक्टली नहीं इशू करते हैं, ये जस्ट एक पेमेंट नेटवर्क के स्पॉन्सर की तरह काम करते हैं। कार्ड इशूइंग का जो काम है वो बैंक करती है। अभी क्रेडिट कार्ड का जो इवोल्यूशन है इंडिया में किस तरीके से हुआ, इंडिया में 1980 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो था उसने क्रेडिट कार्ड इशू किया, जिसको कि सेंट्रल कार्ड बोला जाता था। अभी इंडिया में क्रेडिट कार्ड का जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है वो है NPCI, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे वीजा, मास्टर, मास्टरकार्ड जो है ये सब बाहर की कंपनीज हैं। हमारे इंडिया का जो क्लियरिंग नेटवर्क है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यानी कार्ड पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के लिए, वो उसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि NPCI। तो NPCI जो है ये सारे रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम जो है इंडिया में उसको ऑपरेट करता है। इसको RBI और IBI यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के ने उसको सजेस्ट किया, और ये इसका प्रोविजन जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग जो है ऑपरेट होता है, और ये इंडिया के पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करता है। रुपे जो है एक न्यू कार्ड पेमेंट स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया था NPCI के। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स कि रुपे कार्ड जो है वो किसने लॉन्च किया था, तो NPCI रुपे क्रेडिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड, रुपे प्रीपेड कार्ड और रुपे ग्लोबल कार्ड, ये 4 तरह के कार्ड ऑफर करता है। रुपे क्रेडिट कार्ड के वेरिएंट क्या क्या हैं, ये 3 तरह का क्रेडिट कार्ड है, रुपे सेलेक्ट, रुपे प्लैटिनम और रुपे क्लासिक। सेलेक्ट, प्लैटिनम और क्लासिक। अभी यहाँ पे फ्रेंड एक टेबल दिया हुआ है कि इंडिया में जो कार्ड बिजनेस है बैंक वाइज कितना है, तो इतना हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए जो सबसे ज्यादा कार्ड इशूअर बैंक है वो है HDFC बैंक। HDFC के बैंक के बाद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद एक्सिस बैंक लिमिटेड, यानी कि जो टॉप इशूअर है कार्ड का वो है HDFC बैंक। अभी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, यानी क्रेडिट कार्ड कितने तरह के होते हैं। तो कार्ड जो है 2 तरह का होता है, प्रोप्राइटरी कार्ड और को ब्रांडेड कार्ड। प्रोप्राइटेड कार्ड जो होता है वो स्टैंड अलोन कार्ड की तरह इशू करता है, जो बैंक नॉर्मली इशू करती है। ये क्लासिक, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, टिटेनियम इनमें से कोई एक हो सकता है। और को ब्रांडेड कार्ड जो होता है ये किसी एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ टाई अप करके जो है बैंक इशू करती है, जिसको कि को ब्रांडिंग कहते हैं। और इसमें कुछ एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट्स भी दिए जाते हैं अगर जो कार्ड होल्डर है कार्ड को यूज करता है, तो उसके ट्रांजेक्शन के बेसिस पे उसको रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है वो दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी इंडिया में जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उसने NPCI के साथ मिलकर 2 वेरिएंट जो है रुपे क्रेडिट कार्ड का इशू किया है, जिसको कि रुपे प्लैटिनम और रुपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। तो इसके यहाँ पे फीचर दिए हुए हैं। ये सेलेक्ट है, सेलेक्ट को हम लोग सुपर प्रीमियम भी कहते हैं और प्लैटिनम को प्रीमियम। तो जो प्रीमियम है उसकी वैल्यू कम होगी, सुपर प्रीमियम की वैल्यू ज्यादा होगी। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि S से सेलेक्ट, S से सुपर प्रीमियम और P से प्लैटिनम, P से प्रीमियम। तो ये पर्सनलाइज्ड है, यस। इंश्योरेंस अमाउंट इसमें 10 लाख है कार्ड होल्डर के लाइफ और परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए, और इसमें 2 लाख है। लाउंज प्रोग्राम में इसमें 4 फ्री एक्सेस है 300+ सिटीज में, इसमें कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है।
फ्यूल सरचार्ज वेबर में इसमें भी 75 पर मंथ, इसमें भी 75 पर मंथ। यूटिलिटी बिल कैशबैक ऑफर, इसमें मैक्सिमम 50 रुपीज़ पर कार्ड पर मंथ, इसमें भी मैक्सिमम 50 रुपीज़ पर कार्ड पर मंथ। मोबाइल वॉलेट कैशबैक ऑफर, इसमें 50 रुपीज़ मंथ, मिनिमम ट्रांजेक्शन 500, इसमें भी मैक्सिमम 50 रुपीज़, मिनिमम ट्रांजेक्शन 500। IRCTC कैशबैक ऑफर, इसमें 25 रुपीज़, मिनिमम ट्रांजेक्शन 300, इसमें भी 25 रुपीज़, मिनिमम ट्रांजेक्शन 300। यानी दोनों में सिर्फ डिफरेंस यही है फ्रेंड कि इसमें 10 लाख का इंश्योरेंस कवरेज है, इसमें 2 लाख का है, और इसमें 4 फ्री एक्सेस पर ईयर है आपका लाउंज प्रोग्राम के लिए, और इसमें ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी क्रेडिट कार्ड का फीचर्स क्या क्या है। क्रेडिट कार्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है, इसमें जो कार्ड की लिमिट होती है उस लिमिट तक आप उसको यूज कर सकते हैं। इसमें एक रेगुलर बिलिंग साइकिल होती है फ्रेंड, जिसमें बिलिंग डेट और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो है वो दिया हुआ रहता है। पीरियड आफ्टर विच पेमेंट इज टू बी मेड आफ्टर द बिलिंग डेट इज कॉल्ड एज फ्री क्रेडिट पीरियड एंड विल बी यूजुअली बिटवीन 20 days एंड 50 days एंड डिफर अक्रॉस बैंक्स। जो बिलिंग डेट के बाद जो ड्यू डेट होता है फ्रेंड, यानी बिलिंग डेट से लेके ड्यू डेट के बीच का जो आपका फ्री क्रेडिट पीरियड होता है, उस पीरियड में जो कस्टमर होता है उसको कोई चीज जो है वो पे नहीं करनी होती है, और ये जो उसको फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है वो 20 डेज से 50 डेज तक होता है, जो कि डिफर बैंक्स के थ्रू अलग अलग बैंकों में ये वेरी करता है। कुछ कार्ड जो है वो अपने यूजर्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देते हैं, और कुछ कार्ड जो है वो यूजर्स के लिए कैशबैक ऑफर भी देते हैं। तो फ्रेंड, जो पेमेंट होता है वो ड्यू डेट के पहले या तो आपको पूरा ही जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो पे करना होता है क्रेडिट कार्ड में, या फिर अगर आप पूरा अमाउंट नहीं पे कर पाते हैं तो आपको एक मिनिमम ड्यू अमाउंट वहां पे दिया होता है, और ये जो मिनिमम ड्यू अमाउंट होता है वो 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होता है वो आपको ड्यू डेट को पे करना होता है। पेमेंट को आप जो है बाद में एज अ लोन कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप उसको EMI बेसिस में रीपे कर सकते हैं। लेट पेमेंट के लिए जो है क्रेडिट कार्ड में चार्जेस होते हैं, जो कि 200 रुपये से लेके 500 रुपये तक वेरी करता है बैंक टू बैंक। कार्ड के ऊपर फोटो भी होता है, कुछ कार्ड में आप देखिएगा जो कार्ड होल्डर होते हैं उनका फोटो भी वहां पे होता है। अभी इन केस ऑफ लॉस ऑफ कार्ड होल्डर की क्या क्या लाइबिलिटी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो कार्ड होल्डर की जो लाइबिलिटी होती है वो 1000 तक रेस्ट्रिक्टेड है, और बाकी का जो बैलेंस लाइबिलिटी होता है वो कार्ड इशुअर जो होता है उसको बॉन्ड करना होता है। अगर जो कार्ड होल्डर ने है उसने लॉस को रिपोर्ट किया हो, अगर कार्ड इशुअर कंपनी को। कार्ड जो है ऑनलाइन परचेज के लिए, और उसमें एडिशनल पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है, जैसे पिन, वेरीफाइड बाय वीजा, सिक्योर कोड, ये सारी चीजें जो है जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करेंगे तो ये सिक्योर पिन जो है वो वहां पे देना होता है। कुछ कार्ड में जो है 1 लाख से लेके 10 लाख तक पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज जो है वो दिया जाता है कार्ड कंपनी की ओर से, और ये टाइप ऑफ कार्ड के बेसिस पे डिपेंड करता है। अभी क्रेडिट कार्ड इशू करने की प्रोसेस क्या है। क्रेडिट कार्ड जो है सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लेना है, फिर एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है, जो कस्टमर है उसके क्रेडिट स्कोर को एनालाइज करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सा कार्ड जो है उस कस्टमर को देना है, फिर कार्ड इशू किया जाता है और पिन जो है वो मेल किया जाता है, फिर कार्ड को डिस्पैच किया जाता है और एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट जो है वो ऑब्टेन किया जाता है, और उसके बाद जो है कार्ड ऑपरेशन जो है स्टार्ट होता है। मिनिमम डॉक्यूमेंट जो क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए रिक्वायर्ड है उसमें है आपका आइडेंटिटी कार्ड, इनकम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ ऑफ द कस्टमर, पैन कार्ड कॉपी, और लास्ट 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट। अभी क्रेडिट कार्ड के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है, तो क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स होना चाहिए, KYC कॉम्प्लाइड होना चाहिए, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, ताकि वो जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो रीपे कर पाए, और कस्टमर का जो है गुड क्रेडिट हिस्ट्री होना चाहिए। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ये इजीली अवेलेबल होता है, आप सिविल से ले सकते हैं। क्रिफ एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स क्रेडिट स्कोरिंग के चैप्टर में। कुछ बैंक जो है एड ऑन कार्ड भी इशू करती है फ्रेंड। एड ऑन कार्ड होता है जैसे एक प्राइमरी कार्ड होता है, प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक एडिशनल कार्ड जो है वो कस्टमर को इशू किया जा सकता है। ये एडिशनल कार्ड का जो लिमिट होता है वो प्राइमरी कार्ड के लिमिट के अंदर ही
जो है इंक्लूड होता है। जैसे अगर प्राइमरी कार्ड की लिमिट 10,000 है तो एड ऑन कार्ड की लिमिट भी 10,000 हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोनों कार्ड को मिला के 20,000 तक जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। आपका जो टोटल एग्रीगेट स्पेंड होगा वो 10,000 तक ही होगा। तो इस एड ऑन कार्ड जो होता है नॉर्मली फैमिली बेसिस के लिए आप ले सकते हैं। जैसे कोई एक फैमिली मेंबर है वो अपने फैमिली मेंबर के लिए एड ऑन कार्ड जो है वो ले सकता है, लेकिन इसकी जो लिमिट होती है वो प्राइमरी कार्ड लिमिट के अंदर ही होती है। अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, कुछ नहीं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स वही है। क्रेडिट कार्ड में आपको फी, चार्जेस, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें जो है वो पे करनी होती है, जो कि अभी 1 बाय 1 करके आगे दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो फी होता है वो है ज्वाइनिंग फी या एनुअल फी। ये जो है जब कार्ड इशू किया जाता है कस्टमर को तो एट द टाइम ऑफ इशू लिया जाता है और एंड ऑफ एवरी ईयर भी लिया जाता है। कुछ कार्ड इशूअर कंपनीज जो है वो लाइफ टाइम फ्री कार्ड भी जो है इशू करती है। फिर है चार्जेस। चार्जेस में फ्रेंड्स अलग अलग तरह के चार्जेस हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो है ये है फिनांस चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो है केस स्टडीज आते हैं। तो फिनांस चार्ज जो है कार्ड मेंबर को जो टोटल पेमेंट या मिनिमम अमाउंट ड्यू है वो पे करना होता है। ये अमाउंट जो है फिनांस चार्ज इंटायर आउटस्टैंडिंग इंक्लूडिंग फ्रेश परचेज एंड अदर बैंक चार्जेस टिल द डेट ऑफ फुल पेमेंट और फाइनल पेमेंट, यानी कि जब तक कस्टमर फुल पेमेंट या फाइनल पेमेंट नहीं कर देता है तब तक उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस और उसके बाद जो भी फ्रेश परचेज या ट्रांजैक्शन करता है कस्टमर, टोटल अमाउंट के ऊपर जो है फिनेंस चार्ज अप्लीकेबल होता है। ये पेबल एट द मंथली इंटरेस्ट रेट ऑन ऑल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग अनपेड ईएमआई इंस्टॉलमेंट। जो भी मंथली इंटरेस्ट होता है ये उसके ऊपर पेबल होता है, और जो भी ट्रांजैक्शन है इंक्लूडिंग अनपेड ईएमआई इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपका ईएमआई इंस्टॉलमेंट जो भी आपका अनबिल्ड ट्रांजैक्शन है, बिल ट्रांजैक्शन जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और उसके ऊपर जो मंथली इंटरेस्ट है, ये सबके ऊपर पेबल होता है फिनेंस चार्ज। ये एक तरह से फ्रेंड जैसे लोन्स में प्रोसेसिंग चार्जेस होता है, ये उसी तरह काम करता है। यहाँ पे देखिए बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन स्टेटमेंट डेट, एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे आउटस्टैंडिंग है कि स्टेटमेंट डेट में 20,000 का और बैलेंस जो है वो ड्यू डेट को पे नहीं किया गया और इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है 3.5% पर मंथ बेसिस पे लग रहा है। तो डेली इंटरेस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, 20,000 का 3.5% मल्टीप्लाइड बाई 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई 365, तो ये एक दिन का जो है उसका इंटरेस्ट आ गया। अब टोटल इंटरेस्ट पेबल बाय द नेक्स्ट स्टेटमेंट साइकिल आफ्टर 30 डेज, तो एक दिन का इतना पेबल हो गया, तो 30 डेज के बाद जो उसका चार्जेस होगा दैट इज 23.01 मल्टीप्लाइड बाई 30 इक्वल टू 690.41 प्लस टैक्स। तो ये जो है ये उसका इंटरेस्ट पेबल हो गया। अभी मिनिमम अमाउंट ड्यू, मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होता है ये जो कार्ड होल्डर का जो आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर कैलकुलेट होता है, या फिर अगर उसमें कुछ प्रीवियस पेमेंट अगर ड्यू है या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो उसके ऊपर प्लस जो उसका फ्रेश जो उसने ट्रांजैक्शन किया हुआ है उसको लेकर के जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू कैलकुलेट होता है। मिनिमम अमाउंट में वो अमाउंट भी इंक्लूड होता है जिसमें कि अगर कार्ड लिमिट से मान लीजिए किसी की कार्ड लिमिट 10,000 है और उसने 15,000 स्पेंड किया है तो जो ओवरड्रॉन लिमिट है उसके ऊपर भी मिनिमम अमाउंट ड्यू कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है मिनिमम अमाउंट ड्यू कैलकुलेट करने का, इसमें से जो भी हायर होता है उसको हम लोग एज अ मिनिमम अमाउंट ड्यू लेते हैं। तो पहला जो है 5% ऑफ द स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग, यानी स्टेटमेंट का जो आउटस्टैंडिंग है उसके ऊपर 5%, या फिर उसका जितना इंस्टॉलमेंट, बिल, ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट, फी, चार्जेज और जो भी ओवर एक्सीडेड लिमिट है वो सबके ऊपर 1+1% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, या फिर 250 केस इन केस ऑफ डिफॉल्ट और इफ स्टेटमेंट बैलेंस इज लेस देन 250 द इंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट हैज टू बी पेड, यानी कि अगर 250 रुपये से कम है उसका बैलेंस तो उसको पूरा ही बैलेंस जो है वो पे करना है। तो इन तीनों में से जो भी सबसे हायर होगा वो कार्ड होल्डर को पे करना होगा और वो आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू है। ये टोटल अमाउंट ड्यू नहीं फ्रेंड्स, ये मिनिमम अमाउंट ड्यू है, मतलब इतना उसको देना ही है। फिर है मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड, मतलब कस्टमर को जो टाइम दिया जाता है रीपे करने के लिए उस पीरियड के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जो है कार्ड इशूअर कंपनी जो है वो नहीं चार्ज करती है, तो वो
पीरियड फॉर विच नो इंटरेस्ट इज चार्ज, उसी को हम लोग इंटरेस्ट फ्री पीरियड कहते हैं। और ये वेरी करता है 20 डेज टू 50 डेज। और ये मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है फ्रेंड्स, ये आपका स्टेटमेंट डेट से लेकर के ड्यू डेट के बीच का जो टाइमिंग होता है उसी को हम लोग इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो है वो बोलते हैं। अभी नेक्स्ट है एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट। एनुअलाइज परसेंटेज रेट जो होता है, जो मंथली इंटरेस्ट होता है उसको एनुअलाइज बेसिस पे जो है कैलकुलेट करने को ही हम लोग एनुअलाइज परसेंटेज रेट बोलते हैं। जैसे कि अगर मंथली इंटरेस्ट जो है वो 3.1% है तो उसका एनुअलाइज रेट जो है वो 37.20% होगा। ठीक वैसे ही अगर कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर इंटरेस्ट रेट 3.49 है, क्योंकि फ्रेंड्स कैश ट्रांजैक्शन पे ऑलवेज जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो ये अगर 3.49% है तो इसका एपीआर जो है 41.88%, यानी एनुअली जो आपको इंटरेस्ट रेट आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर पे करना होगा दैट इज 41.88% इन केस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। इंटरेस्ट रेट फॉर रिटेल ट्रांजैक्शन आपका 2.49 पर मंथ से लेकर के 3.49 पर मंथ के बीच में वेरी करता है, तो इसका एपीआर जो है वो 29.88 से लेकर 41.88 तक होगा। इन केस ऑफ EMI कार्ड्स मंथली इंटरेस्ट रेट ऑफ 2%, तो एनुअलाइज्ड एपीआर जो है वो 24% होगा ऑन ट्रांजेक्शन्स ग्रेटर देन ₹2000। अभी नेक्स्ट जो है फ्रेंड वो है अदर चार्जेस एंड पेनल्टीज। कुछ अदर चार्जेस एंड पेनल्टीज हैं, जैसे कि अगर कैश एडवांस जो है अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहां पे आपका 2.5% और मिनिमम 300 रुपीज ऑफ द कैश अमाउंट, यानी कि अगर आप 100 रुपीज भी विड्रॉ करते हैं तो आपको 300 रुपीज चार्ज देना पड़ेगा। फिर है कार्ड रिप्लेसमेंट। अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो जाए या स्टोलन हो या री इश्यू करवा रहे हैं तो आपको ₹100 to 250 डिपेंडिंग ऑन द कार्ड। ओवर ड्यू पेनल्टी, आप लेट पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए 15% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू, मिनिमम 350 और मैक्सिमम 750 तक भी ये वेरी करता है। ओवर लिमिट पेनल्टी, यानी कि आपका कार्ड का जो लिमिट है आपसे उसने ज़्यादा स्पेंड किया हुआ है तो आपको 600 रुपीज़, अगर आपने रिपेमेंट किया है चेक के थ्रू या फिर आपका पेमेंट जो है वो डिसऑनर हुआ है तो आपका 500 जो है वो पेनल्टी लगेगा। अभी नेक्स्ट जो कार्ड है वो है चार्ज कार्ड। चार्ज कार्ड जो है इसमें आपको कार्ड होल्डर को एक फिक्स पीरियड दिया जाता है जिसमें कि उसको जो बिल है वो फुल सेटलमेंट करना होता है, तो वो चार्ज कार्ड होता है। प्रीपेड कार्ड, प्रीपेड कार्ड का मतलब है कि आपने ऑलरेडी जो कार्ड की वैल्यू है वो एडवांस में पे की हुई है और उसी वैल्यू का आपका जो कार्ड है वो कार्ड का लिमिट होता है, तो वो प्रीपेड कार्ड हो गया। नेक्स्ट है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि PPI। ये जो है इसमें फैसिलिटी होती है गुड्स एंड सर्विसेज परचेज के लिए इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रेमिटेंस फैसिलिटीज। ये 3 तरह का होता है, क्लोज्ड सिस्टम PPI, सेमी क्लोज सिस्टम PPI एंड ओपन सिस्टम PPI। तो जो क्लोज सिस्टम PPI होता है ये एक एंटिटी के द्वारा इशू किया जाता है और इसमें भी आप परचेज ऑफ गुड्स की फैसिलिटी जो है वो अवेल कर सकते हैं और सर्विसेज जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज या रेमिटेंस फैसिलिटीज है वो आप अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ जिस कंपनी या एंटिटी ने इशू किया है आप उसी के थ्रू ये जो है फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इसमें कोई भी कैश विड्रॉल जो है वो परमिट नहीं होता है। नेक्स्ट है सेमी क्लोज सिस्टम। यहाँ पे क्या है कि एक ग्रुप ऑफ क्लियरली आइडेंटिफाइड मर्चेंट लोकेशंस होता है जहाँ पे कि आप ये PPI इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। इसमें भी कैश विड्रॉल जो है वो परमिट नहीं होता है। नेक्स्ट है ओपन सिस्टम PPI। ये यूज्ड एट एनी मर्चेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रेमिटेंस फैसिलिटीज आप यूज कर सकते हैं और इसमें कैश विड्रॉल की फैसिलिटीज जो है वो भी अवेलेबल होती है। अभी जो PPI इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको कैसे इशू करना है, लोड और रीलोड करना है, तो इसमें कैश लोडिंग जो होता है फ्रेंड वो 50,000 पर मंथ जो है वो लिमिटेड होता है सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट ऑफ द PPI। फिर PPI क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड ट्रांजेक्शन में क्या क्या परमिशन है, अगर ये सबसे पहला तो है कि ये KYC कंप्लाइंट रीलोडेबल सेमी क्लोज्ड और ओपन सिस्टम के ऊपर जो है एप्लीकेबल होता है और जो भी बैंक AD1 लाइसेंस होती है वो इसको इशू कर सकती है। क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड फंड ट्रांजैक्शन के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं PPI को। PPI होल्डर जो है उनका जो लिमिट होता है वो 10,000 एट अ टाइम
और 50,000 पर मंथ का उनको लिमिट होता है फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए। अभी डेबिट कार्ड हम सब लोग जानते हैं फ्रेंड्स। डेबिट कार्ड जो है ये परचेज के साथ साथ कैश विड्रॉल भी एटीएम मशीन जो है वहां से अलाउ करती है, सब्जेक्ट टू अवेलेबल बैलेंस इन द अकाउंट। और ये आपके अकाउंट से लिंक्ड होती है, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो, और वहां से आप जो है कैश विड्रॉ कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड का मतलब था बाय नाउ पे लेटर, वैसे ही डेबिट कार्ड का है बाय नाउ पे नाउ। तो आरबीआई का गाइडलाइन क्या है डेबिट कार्ड इशू करने के लिए? सबसे पहले तो ये कस्टमर जिनका सेविंग बैंक और करंट अकाउंट होता है उनको ये इशू किया जा सकता है, और ये कस्टमर के अकाउंट को इमीडिएट डेबिट करता है। बैंक्स आर नॉट परमिटेड टू इशू ऑफलाइन डेबिट कार्ड। ऑफलाइन डेबिट कार्ड जो है बैंक इशू नहीं कर सकती है, ये केवाईसी कंप्लाइंट होना चाहिए, और इसके ऊपर एएमएल, सीएफटी और पीएमएलए रूल्स जो है वो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है डेबिट कार्ड इशू करने के लिए? जो बैंक और कार्ड होल्डर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। अभी कार्ड होल्डर के क्या क्या ऑब्लाइगेशंस है फ्रेंड? कार्ड होल्डर को जो अपना पिन है वो सेफ कीपिंग रखना होता है, वो किसी से शेयर नहीं करना है। कहीं पे भी आपको पिन या कोड जो है वो रिकॉर्ड करके नहीं रखना है ताकि जो थर्ड पार्टी उसको एक्सेस कर सके। और आपको बैंक को इमीडिएटली नोटिफाई करना है किन किन केसेस में अगर आपका कार्ड लॉस हो गया या चोरी हो गया या आपके कार्ड पे कोई अनऑथराइज ट्रांजैक्शन हो गया या फिर आपको अपने कार्ड में कोई एरर दिख रहा है, तो ये आपको इमीडिएटली जो है बैंक को नोटिफाई करना है, और ये कार्ड होल्डर का ऑब्लाइगेशन है। बैंक का क्या क्या ऑब्लाइगेशन है? बैंक को कभी भी कस्टमर का पिन या कोड जो है वो किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करना होता है, ये सिर्फ कार्ड होल्डर को ही आपको डिस्क्लोज करना है। बैंक जो है अगर कोई डायरेक्ट लॉस होता है कार्ड होल्डर को तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर ये लॉस जो है सिस्टम मैलफंक्शन की वजह से हुआ हो तो। पॉइंट ऑफ सेल पे डेबिट कार्ड के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो अलाउेबल नहीं है विदाउट प्रायर ऑथराइजेशन ऑफ आरबीआई। फ्रेंड यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ऊपर। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप बुक से इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पीछे जो है ये पूरा डिटेल में देख लिया है। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है को ब्रांडेड कार्ड्स। को ब्रांडेड कार्ड्स जो है इसमें दो या दो से ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है और उसको कंबाइन किया जाता है एक एडेड बेनिफिट के साथ, यानी कि दो फैसिलिटीज़ प्लस वैल्यू एडेड सर्विस, तो वो हमारा हो गया को ब्रांडेड कार्ड। और को ब्रांडेड कार्ड जो है ये हमेशा एक पार्टनर के साथ मिलके जो है बैंक इशू करती है। जैसे कि अभी आपका जो अमेजोन आईसीआईसीआई कार्ड है वो अमेजोन के साथ जो है आईसीआईसीआई बैंक ने इशू किया है, तो वहाँ पे अमेजोन की ब्रांडिंग की हुई है जिससे कि अगर आप उस वेबसाइट पे यानी कि अमेजोन की वेबसाइट पे अगर उस कार्ड के साथ कुछ परचेज करते हैं तो अमेजोन जो है आपको कुछ डिस्काउंट और रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक ऑफर्स जो है वो अलाउ करता है। तो यानी कि आपको वहाँ पे दो फैसिलिटीज मिल गई, आप एक तो वेबसाइट के ऊपर जो है परचेज कर सकते हैं उनके, प्लस में आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस आपको कैशबैक ऑफर मिल रहा है और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, तो आपको वहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विस भी मिल रही है। तो इसी तरीके के कार्ड को हम लोग को ब्रांडेड कार्ड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल भी दिया हुआ है टाइम्स कार्ड का, ये सिटी बैंक ने टाई अप किया था टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ। तो उसमें क्या होता था कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है जब भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो देती थी न्यूज़पेपर में या प्रमोट करती थी तो वहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्ड के साथ साथ ऐसे जो सिटी बैंक है उसका भी एडवर्टाइजमेंट हो जाता था। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि को ब्रांडेड कार्ड जो है लॉट्स ऑफ फ्रीबीज जो है वो ऑफर करती है। को ब्रांडिंग ऑलवेज इन्वॉल्व होता है उसमें एक पार्टनरशिप जो कि एक कॉर्पोरेट और एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन और वीजा या मास्टर के साथ जो है लिंक रहता है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्टलेस कार्ड। ये फ्रेंड अभी कोरोना काल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है कॉन्टैक्टलेस कार्ड। इसमें क्या होता है कि जो परचेजर है अगर आप 2000 तक का अगर परचेज कर रहे हैं कोई भी पार्टिसिपेटिंग स्टोर से तो आपको जो है कार्ड स्वाइप करने का या डिप करने का जरूरत नहीं है, आपको जस्ट वेव या टैप करना है कार्ड को कॉन्टैक्टलेस टर्मिनल के ऊपर और बिना पिन एंट्रिंग के आप अप टू 2000 जो है वहां पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या परचेजिंग कर सकते हैं। और ये कॉन्टैक्टलेस कार्ड जो होती है फ्रेंड ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे काम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखिएगा कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड जो है वो नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है।
और कॉन्टैक्टलेस कार्ड में जो है बहुत ही लेस टाइम होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन के लिए वो 2000 तक कैप किया हुआ रहता है, लेकिन ये बैंक टू बैंक जो है वो वैरी भी करता है। अभी फ्रेंड यहाँ पे एक पॉइंट है एटीएम यूजेज का, यानी कि आप अपने एटीएम कार्ड से एटीएम से कितना तक जो है आपका ट्रांजैक्शन विड्रॉल फ्री है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। अभी आरबीआई ने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है एटीएम यूजेज को। तो अगर ओन एटीएम यूज कर रहा है कस्टमर तो उसको एक मंथ में 5 ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री है, और अदर बैंक का एटीएम से अगर कैश विड्रॉ कर रहा है या कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है तो 3 ट्रांजैक्शन पर मंथ जो है एक कस्टमर को फ्री मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारा क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के ऊपर जो चैप्टर है वो यहीं खत्म हो रहा है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।